सुन करके बहुत ही ज्यादा निराश हो गई। आखिर क्यों 3 लोगों को बरी किया गया है, 3 लोगों को सजा हुई है और देखा गया कि मेन जो अभियुक्त थे लडन मियां उन्हें बरी कर दिया गया। यही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जबकि सिवान की लोकल पुलिस और सीबीआई के अधिकारियों द्वारा जो जांच पड़ताल की गई थी, उसमें पर्याप्त साक्ष्य जुटाए गए थे और वो कोर्ट में सबमिट भी किए गए थे, जिनके आधार पर इन सब पर चार्जशीट फाइल की गई थी। और उसमें से अब एक जो था सोनू कुमार सोनी, तो वो पहले अडल्ट रहता है, उसके ऊपर नॉर्मल केस चलता है और फिर अचानक 2024 के बाद वो नाबालिग कैसे घोषित कर दिया जाता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सी न्यायिक प्रक्रिया के इस तहत हो रहा पूरे है? मामले में कितने लोग अभियुक्त बनाए गए थे, जिसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन का भी नाम आया था? मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर के इसमें 8 लोगों को आरोपित बनाया गया था। तो अब तो जो इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में तो मैं नहीं कुछ कहना चाहूंगी, क्योंकि इस कोर्ट के फैसले में उस व्यक्ति का नाम भी नहीं है। तो मैं तो यही समझ रही हूँ ना कि उस व्यक्ति का नाम भी नहीं है, तो अगर वो जिंदा भी होते तो भी आज वो बरी होते। और बाकी जो 3 लोगों को जो बरी किया गया है, तो मुख्य जो सूत्रधार थे वो 2 लोग थे, एक मोहम्मद शहाबुद्दीन और दूसरे लडन। क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन के इशारे पर ये सारा खेल रचा गया था और खेल रचने वाले इस पूरी कथा के कथाकार थे लडन में, जिन्होंने जेल से उन लड़कों को वेपन उपलब्ध कराया, राजदेव रंजन जी की पहचान कराई, उनके बाइक का नंबर दिया, उनके घर का एड्रेस दिया, उनके बाइक के कलर की पहचान कराई। तो बताइए, ऐसे कुख्यात अपराधी को अगर न्यायालय अगर बरी कर देती है, तो इससे तो हमारे परिवार को आगे भविष्य में भी खतरा है, डर है। और कि अभी भी डर बना है, ऐसे लोग बाहर निकलेंगे तो बताइए कि जो व्यक्ति 9 साल के बाद जो जेल से बाहर निकलेगा वो चुप तो नहीं बैठेगा। स्वाभाविक है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन हमारे और हमारे परिवार वालों पर निकालेगा ही निकालेगा। और उसमें एक राजेश नाम के लड़के को भी बरी किया गया है, जो कि लाइनअप में था। तो मैं न्यायालय से और अदालत से मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ गोली चलाने वाला व्यक्ति ही अपराधी माना जाता है? जो बाइक चला रहा था वो अपराधी नहीं है? जिसने वेपन उपलब्ध कराया वो अपराधी नहीं है? जिसने लाइनअप किया क्या वो अपराधी नहीं था? तो उसको क्यों बरी किया गया? बरी करने का क्या आधार है, क्या मापदंड है, जबकि पर्याप्त साक्ष्य है? क्या लगता है कि कहाँ चूक हुई हो इस पूरी घटना में? जो जो फैसला आया है कोर्ट का, सीबीआई कोर्ट के द्वारा, कहाँ चूक हुई है, आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो ये केस दिल्ली की सीबीआई टीम हैंडल कर रही थी। बीच में जब कोरोना काल आया तो कोरोना काल में पटना की सीबीआई टीम को हैंडल कर दिया गया, और जब से ये केस पटना की सीबीआई टीम को हैंड ओवर किया गया, तब से ही मुझे अंदेशा था कि कुछ तो यहाँ होगा। क्योंकि पटना सीबीआई टीम को हैंड ओवर करने के बाद से इस केस की प्रोग्रेस बहुत ही धीमी हो गई थी। ना मुझे कोई सूचना मिल पा रही थी, ना कोई जानकारी मिल पा रही थी, और हर 10 दिन पर, महीने दिन पर वकील बदल रहे थे। इसलिए मुझे भी नहीं पता था कि कौन मेरा वकील है वहाँ। क्योंकि जब भी पता कीजिए तो मैडम वकील बदल गए। तो बताइए, इस सिचुएशन में ये जो कोरोना काल से लेकर के अब तक का जो समय है, इस बीच में या तो एविडेंस को प्रभावित किया गया है, उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, और दूसरी संभावना ये बनती है कि जितने भी एविडेंस थे, प्रूफ थे, उनको कोर्ट में प्रभावशाली तरीके से पेश नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज ये फैसला आया। क्या लगता है इस प्रकार से वकीलों का बदलना एक इत्तेफाक है या किसी साजिश का शिकार हुआ, या फिर अगर अपना ओपिनियन बताऊं तो इतने सारे वकीलों का बदलना, हर 2 महीने पर, हर महीने पर वकील का बदल जाना, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना। केस को कमजोर किया गया, केस को कमजोर करने की कोशिश की गई है और उस कमजोरी का नतीजा आज हम सबके सामने है। तो लगता है कि वकील सेटिंग कर लिए हैं, या जज की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, जज की और वकील की भूमिका पर तो मैं कोई प्रश्न नहीं उठाऊंगी, लेकिन मुझे जो शक संदेह है वो मैंने आपके सामने बताया कि या तो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है, या कहीं ना कहीं से इसको मैनेज किया गया है, और या तो जो भी साक्ष्य थे उनको प्रभावशाली ढंग से कानूनी लड़ाई आगे लड़ी जाएगी। जो लोग बड़े हुए हैं उनके खिलाफ क्या कानूनी लड़ी जाएगी हाई कोर्ट में? देखिए, अभी मैं आदेश की कॉपी निकलवाऊंगी, मैं उसको स्टडी करूंगी, अपने वकीलों से मैं राय मशवरा करूंगी, उसके बाद ही मेरा अगला कदम हाई कोर्ट में अपील कर सकती है।
हाँ, अगर वो रास्ता है मेरे पास, वही एक रास्ता बचता है और तो कोई रास्ता है नहीं। लेकिन इसके पहले मुझे आदेश किए उनका स्टडी करना होगा और अपने वकीलों से अच्छा, खासकर जो हमारे प्रशासन से क्या उम्मीद है या निवेदन करना चाहेंगे, जैसे लोग जो बैठे हैं देश में, जो प्रधान मुख्यमंत्री हैं हमारे देश के, हमारे बिहार के? देखिए, मेरी में है या जो भी प्रशासनिक आते हैं, तो ये सिर्फ किसी एक की हार नहीं होगी, ये हार होगी उस चौथे स्तंभ की हार है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यक्तिगत रूप से तो जो मेरी क्षति होनी थी वो हो चुकी, लेकिन सामाजिक तौर पर ये न्याय मिलना चाहिए और ये न्याय एक ऐसा मील का पत्थर साबित होना चाहिए जिससे समाज में एक संदेश जाए कि इस तरह के अपराध को घटना देने वाले लोगों के हाथ कांप जाए और वो इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचें। मैडम, ये जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो इस लड़ाई में बहुत सारे लोग आपके साथ थे, क्या लगता है कि आप कहीं ना कहीं आप अकेले पड़ गई? देखिए, अगर मैं व्यक्तिगत तौर से कहूँ तो मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। परिवार का सहयोग और उस समय आप सबका मुझे सहयोग मिला कि आज वो केस वहां तक पहुंचा था। और जहां तक रही कि राजनीतिक लोगों से या सरकार में बैठे हुए लोगों से, तो उसके बाद मुझे उन लोगों से कोई ना सहायता मिली और ना ही मुझे सहायता की उम्मीद है। कब की घटना है ये? 13 मई 2016 के शाम 7:30 से 8 बजे के बीच की घटना है। सिवान फल मंडी की? जी, सिवान में स्टेशन रोड फल मंडी के पास ये घटना हुई। जिस तरह से आज फैसला आया, आपको यकीन था कि इस तरह का फैसला आएगा? सुबह था पहले से या फिर उम्मीद थी? देखिए, मैंने जिस विश्वास के साथ सीबीआई जैसी जांच एजेंसी को मैंने अपना केस सौंपा था, मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये थोड़ा सा मेरा विश्वास डगमगाया जब पटना की सीबीआई टीम को ये केस दिया गया था और इसकी प्रोग्रेस में जो धीमापन जो आने लगा था, तो ये मुझे खटक रहा था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे सीबीआई की जांच एजेंसी पर मुझे भरोसा था कि मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन आज वो विश्वास मेरा डगमगा गया सीबीआई जैसी जांच एजेंसी पर से। चुनाव से पहले नतीजे आया, क्या लगता है फिर से राजनीति हो भी गया? राजनीति करने वाले लोग कहाँ पीछे हटते हैं, वो तो इस तरह की घटनाओं पर कभी भी राजनीति करेंगे। उन्होंने 2016 में भी राजनीति की थी, उसके बाद भी कई चुनाव में राजनीति के नाम से राजनीति हुई और वोट बटोरे गए, और आज भी वही होगा। जब आपने हर तरीके से खोया जी। आपके पति की हत्या हो गई, उसके बाद से उस हत्या के नाम पर बहुत सारी राजनीति हुई, बहुत सारे लोगों ने अपना चेहरा चमकाया। आपको लगता है कि आगे आपको ऐसे लोगों का सहयोग मिलेगा इस लड़ाई में, चूंकि लड़ाई अब थोड़ी गंभीर स्थिति पहुंच गई? नहीं, मुझे किसी से किसी तरह के सहयोग की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो 2016 की घटना थी और उस समय तो पंचायत के चुनाव हो रहे थे और उसके बाद जस्ट लोकसभा का चुनाव होना था। तो लोगों के लिए भी वो मेरी आपदा में लोगों ने अवसर ढूंढा है। तो और आज भी अगर ये फैसला आया है तो इस पर भी अवसरवादी लोग अवसर ही ढूंढेंगे, अपने लिए फायदे के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। आपकी मांग क्या रहेगी? मेरी मांग यही है कि सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इस सजा के माध्यम से समाज में एक संदेश पहुंचाया जाए।